एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड। लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। क्रॉप्स को किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने सीजन के बेसिस पर और उनके ग्रोइंग बेसिस पर इस तरह से बहुत सारे डिविजन्स पढ़े थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था उसमें हॉर्टिकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये सभी टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए थे। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर अच्छे से देखा है, आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई और टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, जूनियर्स सभी के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ पीरियड व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चरल इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू एडवांसेस। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? एक पीरियड है। ग्रीन रेवोल्यूशन एक पीरियड है जब ग्लोबल एग्रीकल्चर यानी कि पूरे अर्थ की एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हुई थी। पूरे ग्लोब में जितना भी एग्रीकल्चर होता है, जितनी भी फार्मिंग होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई वहाँ उस टाइम में, वो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ उनमें। इंक्रीज़ किस वजह से हुआ? क्योंकि बहुत सारी न्यू न्यू एडवांसेस आए थे, यानी कि न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई थी। उस वजह से पूरे ग्लोब के एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी। तो उस पूरे पीरियड को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। द पीरियड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड द ईयर 1967-68 व्हेन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वर इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड था इंडिया में 1967-68 पीरियड में अबाउट स्टार्ट हुआ था। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड कब? जब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो थी उनमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट आए। इम्प्रूवमेंट किस वजह से आए? टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव हुई थी, नए नए टेक्नोलॉजीज आने लगी, न्यू न्यू टेक्निक्स आने लगी फार्मिंग की, एग्रीकल्चर करने की। उस वजह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लोगों की जो थी वो इम्प्रूव हुई। कब हुई थी? ये काम हुआ था आपका 1967-68 ईयर में। ठीक है, इट मेनली टुक प्लेस इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश विच लेटर स्प्रेड टू अदर स्टेट्स। ये जो मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, मेनली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आया, और जब यहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा तो धीरे धीरे और भी अदर स्टेट्स में ये ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्निक जो थी ये फैल गई थी। Eminent scientists such as Dr. Norman Borlaug, America, and M.S. Swaminathan contributed in the development of high-yielding varieties of wheat and rice. बहुत महान वैज्ञानिक थे, जैसे डॉक्टर नॉर्मन बॉर्लॉग जो साइंटिस्ट थे अमेरिका के, एंड एम एस स्वामीनाथन। उन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत बड़ा सहयोग दिया है डेवलपमेंट में। किस चीज़ का डेवलपमेंट? हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट एंड राइस। वीट एंड राइस की अलग अलग वेराइटीज़ को यील्ड करवाने में, प्रोड्यूस करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वर ऑल्सो डेवलप्ड टू सस्टेन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप यील्ड्स। इस पीरियड के दौरान, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी डेवलप करे गए, जिससे क्रॉप्स की ग्रोथ को और क्रॉप यील्ड की प्रोडक्शन को हम क्या कर सकें? सस्टेन कर सकें और उन्हें आराम दे सकें, मतलब अच्छे से प्रोडक्शन करवा सकें। द स्प्रेड एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन द एग्रीकल्चर मेड इंडिया प्रोड्यूस मोर ग्रेन्स। ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई थी, एडवांस टेक्निक्स आई थी, ये इनका जो स्प्रेड हुआ था, ये जो टेक्निक्स जब फैल गई और इन्हें लोगों ने अडॉप्ट किया एग्रीकल्चर फील्ड में, तो इससे इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए, बहुत सारा अनाज उगाना इंडिया ने स्टार्ट कर दिया था। दिस इज़ नॉट ओनली मेड इंडिया एज सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। ये टेक्निक्स आने से इंडिया सिर्फ एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री ही नहीं बनी थी, सेल्फ सफिशिएंट कंट्री हो गई, अपने आप को में भरपूर एक सभी चीज़ें होने वाली ऐसी कंट्री नहीं बनी थी। इसके साथ साथ इट ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड इट एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? इंडिया ने अपने आप को वर्ल्ड के मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स में अपना नाम स्थापित किया था। ठीक है, इस्टेब्लिश किया था। वर्ल्ड के जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स थे उनमें इंडिया का भी नाम आने लगा था आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई थी, एडवांस टेक्निक्स आई थी, जिससे ग्लोबल एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। In order to raise a crop or cultivate a crop successfully and profitably for food production, a farmer has to perform a large number of tasks
इन अ सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर। अब अगर एक अच्छी क्रॉप ग्रो करनी है, कल्टीवेट करना चाहते हो अगर आप एक क्रॉप सक्सेसफुली और प्रॉफिटेबली यानी जिसमें प्रॉफिट हो फूड प्रोडक्शन के लिए, तो एक फार्मर को बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, बहुत सारा काम करना पड़ता है सीक्वेंस में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले कोई सा काम कर दिया फिर कोई सा काम करा, नहीं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक काम, जो सीक्वेंस में बोलते हैं ना कि ये चीज़ आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करनी है या इसी सीक्वेंस में ये काम आपको करना है, तो उसे फार्मर को भी ऐसे ही कोई भी क्रॉप अगर ग्रो करनी है तो उसे बहुत सारे टेक्निक्स और बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं सीक्वेंस में। ठीक है, जैसे आप लोग रोल नंबर वाइज बैठते हैं ना क्लास में एग्जाम्स टाइम में, तो ऐसे ही आपको सीक्वेंस में बैठना पड़ता है ना, तो यही चीज़ ऐसे ही फार्मर्स को भी फॉलो करना पड़ता है। द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है, वो डिफरेंट टास्क, जो अलग अलग टास्क एक फार्मर के द्वारा परफॉर्म करे जाते हैं एक गुड क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए, एक अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है, उन सभी टास्क को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। The various agricultural practices which are carried out at various stages of crop production are, बहुत सारी अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी हैं अब भी, जो अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पर, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन में भी अलग अलग स्टेजेस आती है ना, तो उस टाइम पर अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो एग्रीकल्चर काम करे जाते हैं, टेक्निक्स फॉलो करी जाती हैं। प्रिपेयरिंग सॉइल, सॉइल प्रिपेयर करना, सीड सेलेक्शन, सोइंग, इरिगेशन, मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो ये कुछ 8 वेरियस प्रैक्टिसेस हैं जो एक फार्मर को फॉलो करनी पड़ती हैं इन सीक्वेंस। लेट अस अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज वन बाय वन। अब हम इन्हीं एक्टिविटीज को वन बाय वन स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी है हमारी प्रिपेयरिंग द सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना, मिट्टी तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग अ क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के लिए अगर आपको एक क्रॉप ग्रो करनी है तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप बाय प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। ठीक है, सॉइल को प्रिपेयर करा जाता है। क्यों प्रिपेयर करा जाता है, क्योंकि क्रॉप की जो बीज हैं, जो फसल आपको उगानी है उसके बीज आपको वहाँ पर बोने होते हैं, मिट्टी में बोते हैं, तभी तो वो क्रॉप ग्रो करती है ना। तो उसमें भी प्लोइंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग, ये 3 टेक्निक्स करके क्या करते हैं, वो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। कौन, फार्मर्स। ईच वन ऑफ दीज स्टेप हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। ये जो तीनों स्टेप्स हैं इनके खुद के कुछ सिग्निफिकेंस है, अपने खुद की इंपॉर्टेंस है। दिस इज डिस्क्राइब्ड बिलो। अब ये तीनों जो हमने वर्ड्स पढ़े, प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा प्लोइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टाइलिंग। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को क्या करते हैं, थोड़ा सा लूज करते हैं, क्योंकि ऊपर से आपको पता है मिट्टी ऐसे बड़े बड़े सूख जाती है, तो मिट्टी को टर्न करा जाता है, थोड़ा सा उसे अल्ट पल्ट करा जाता है, जिससे मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है और टर्न हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ी सी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लोइंग करना या फिर टाइलिंग करना। प्लोइंग और टाइलिंग ऑफ फील्ड्स इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड प्लो। ये जो प्रोसेस करी जाती है प्लोइंग, ये एक इम्प्लीमेंट, एक औजार के थ्रू, और जिसे आप कह सकते हैं उसके थ्रू करी जाती है, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करी जाती है, उसे हम बोलते हैं प्लो, है ना। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लोज जो होते हैं वो वुड के या फिर आयरन के बने होते हैं, एंड दे हैव एन आयरन टिप फॉर इजी पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। और ये जो वुड और आयरन के बने होते हैं प्लो, और इनकी आयरन की टिप होती है, जिससे सॉइल में इजीली पेनिट्रेट करा जा सके, यानी कि पेनिट्रेशन में इजीली सॉइल में वो चीज़ जा सके। ठीक है, इसलिए वो आयरन की बनी होती है। द प्लोज आर पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स और बाय अ ट्रैक्टर। ये जो प्लोज होते हैं ये ब्लॉक्स के पेयर के द्वारा पुल करे जाते हैं या फिर एक ट्रैक्टर के द्वारा पुल करे जाते हैं। ये देख रहे हैं ना, प्लोइंग अ फील्ड बाय ट्रैक्टर, आपको पिक्चर में ट्रैक्टर के थ्रू प्लोइंग करना दिखाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, मिट्टी थोड़े से नीचे से खोदते हैं, फिर ऊपर की तरफ आ जाती है नीचे वाली मिट्टी, और ऊपर वाली नीचे चले जाती है, उसे भी मॉइस्चर मिल जाता है, वो भी लूज हो जाती है। तो इस तरीके से पूरे जो फील्ड होता है किसानों का, उसे प्लो किया जाता है, खेत जोतना। ठीक है, एक्चुअली द प्लोइंग ऑफ स्मॉल फील्ड इज डन विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स लाइक बुलॉक्स। मान लीजिए अब एक किसान के पास छोटा सा फील्ड है, तो उसकी जो प्लोइंग करी जाती है वो एनिमल्स के द्वारा करवाई जाती है, एनिमल्स की मदद से करी जाती है। उन एनिमल्स में ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है। वाइल लार्ज फील्ड्स आर प्लोड बाय यूजिंग ट्रैक्टर्स। लार्ज फील्ड्स को प्लो किया जाता है ट्रैक्टर्स का यूज़ करके। ठीक है,
द लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लोइंग इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। अब प्लोइंग टेक्निक से जो हम सॉइल को लूज करते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होता है। किस वजह से, क्या रीजंस हैं क्यों बेनिफिशियल है? द लूज सॉइल अलाउज द प्लांट रूट्स टू पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपर इनटू द सॉइल सो दैट प्लांट्स आर हेल्ड मोर फर्मली टू द ग्राउंड। अगर सॉइल आपकी लूज हो जाएगी तो इससे प्लांट की जो रूट्स हैं वो इजीली सॉइल में और डीपली जा सकती है, अंदर तक जा सकती हैं, जिससे प्लांट्स जो है ग्राउंड से और अच्छे से फर्मली हेल्ड होंगे, यानी कि बंध जाएंगे, अच्छे से पकड़ मजबूत हो जाएगी। फिर दूसरा रीजन क्या है? द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू ब्रीथ इजीली। लूज सॉइल होगी तो प्लांट्स की जो जड़ होंगी ना वो इजीली सांस ले पाएंगी। ठीक है, जब वो मान लीजिए अगर गहरी भी है ना, अगर जमीन में अंदर गहरी हैं जड़ें तो भी वो आसानी से सांस ले पाएंगी रूट्स। दिस इज बिकॉज लूज सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ एयर इन इट्स स्पेसेस। क्यों ले पाएंगे आसानी से सांस? क्योंकि जो लूज सॉइल होती है वो उसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें बहुत सारी एयर को क्या करके रखती है? होल्ड करके रखती है लूज सॉइल, ताकि प्लांट्स जो है इजीली ब्रीथ कर सकें। आगे क्या और क्या रीजंस दिए हुए हैं आपको? नेक्स्ट रीजन दिया हुआ है आपको, द लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल हु आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे हेल्प इन फर्दर टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। दे ऑल्सो एड ह्यूमस टू द सॉइल। जो लूज सॉइल होती है वो वर्म्स और माइक्रोब्स जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, सॉइल में जो वर्म्स कीड़े मकोड़े रहते हैं तो लूज सॉइल की मदद से वो ग्रो कर पाते हैं आसानी से, क्योंकि ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। कैसे हैं अब ये फ्रेंड्स? क्योंकि वो हेल्प करते हैं फार्मर्स की। कैसे हेल्प करते हैं? सॉइल को टर्न करने में और लूज करने में। कौन हेल्प करते हैं? वर्म्स और माइक्रोब्स। तो वर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ कैसे होती है? लूज सॉइल होने की वजह से। दे ऑल्सो एड ह्यूमस टू द सॉइल, और सॉइल में ह्यूमस भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट रीजन दिया हुआ है, प्लोइंग ऑल्सो अपरूट्स एंड बरीज द वीड्स अनवांटेड प्लांट्स स्टैंडिंग इन द फील्ड एंड देयरबाय सफोकेट्स देम टू डेथ। प्लोइंग से क्या होता है? अपरूट हो जाती है, प्लोइंग अपरूट करती है और वीड्स को क्या कर देती है? बरी कर देती है। वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स, जो फालतू की घास फूस उग जाती है उसे बरी कर देते हैं प्लोइंग करने की मदद से। ठीक है, प्लोइंग से क्या हो जाता है? वो वाली जो घास फूस होती है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो बरी हो जाते हैं, दब जाते हैं फील्ड में, और जब दब जाएंगे तो उन्हें सफोकेशन होती है जिससे वो प्लांट्स मर जाते हैं। ठीक है, प्लोइंग की मदद से ये हेल्प भी मिलती है। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग प्लोइंग ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स इन रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। अब सॉइल की अलट पलट से और लूजनिंग होने से क्या होता है? रिच सॉइल में जो नीचे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ये कुछ रीजंस हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि सॉइल की लूजनिंग अगर हम प्लोइंग के थ्रू करवाते हैं तो वो कितना बेनिफिशियल है। द प्लोड सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विद अ वुडन लेवलर। वुड का लेवलर आता है, आयरन का लेवलर आता है लेवल बनाने के लिए, जिससे जो सॉइल को प्लो किया गया ना, ऊपर नीचे हो गई तो ऊबड़ खाबड़ सी हो जाती है, तो उसे लेवल किया जाता है, उसे लेवल में करा जाता है, उसे प्रेस करते हैं। लेवलिंग जो मशीन आती है उसमें प्रेस करते हैं उस सॉइल को। वुडन लेवल होता है या फिर आयरन का लेवलर होता है। ठीक है, सो दैट द टॉप सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय विंड और ड्रेन्ड ऑफ बाय वाटर एंड सॉइल इरोजन इज प्रिवेंटेड। अब ये जो लेवल बनाते हैं क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो टॉप सॉइल है वो नीचे से आई है तो वो बहुत अच्छी सॉइल होती है। ठीक है, अब वो टॉप सॉइल मान लो बहुत तेज हवा चल रही है तो हवा से उड़े ना, या फिर पानी के द्वारा ड्रेन ऑफ ना हो जाए, बह ना जाए। ठीक है, अगर बह भी गई तो फिर सॉइल इरोजन होगा, तो अगर वो बहेगी नहीं तो सॉइल इरोजन से भी बचाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? प्लोइंग पढ़ी, फिर लेवलिंग पढ़ ली, अब बचती है मैन्योरिंग। इट मीन्स एडिंग मैन्योर, सॉइल में मैन्योर ऐड करना। ठीक है, खाद डालना। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लोइंग। प्लोइंग से पहले कभी कभी क्या करते हैं? मैन्योर डाल देते हैं सॉइल में। ठीक है, प्लोइंग से पहले क्यों डालते हैं? क्योंकि जब मैन्योर डालेंगे तो वो अलट पलट होगी तो सारे सॉइल में इक्वली मिक्स हो जाएगी वो। ठीक है, एडिशन ऑफ मैन्योर टू सॉइल बिफोर प्लोइंग हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। मैन्योर को अगर हम ऐड कर देते हैं प्लोइंग करने से पहले तो सॉइल के साथ आराम से वो मिक्स हो जाती है मैन्योर। ठीक है, यही बताया था अभी। मैन्योर इज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड टू द फील्ड्स। मैन्योर को सबसे पहले फील्ड्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट इज देन स्प्रेड आउट इन द फील्ड्स में फैलाया जाता है उस मैन्योर को। व्हेन दिस फील्ड इज प्लोड, जब ये फील्ड प्लोड हो जाता है, खेत को जोत लिया जाता है, मैन्योर गेट्स मिक्सड इन द सॉइल प्रॉपर्ली।
ठीक है। सॉइल में मैन्योर क्या हो गया, प्रॉपरली मिक्सड हो गई। मैन्योर कंटेन्स मैनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स। मैन्योर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ज़रूरी होते हैं। सो मैन्योरिंग इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिफोर सीड्स आर सोन इनटू इट। इसीलिए मैन्योरिंग करी जाती है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, उसमें प्लांट्स और अच्छे से ग्रो करें। ठीक है, सीड्स को बोने से पहले मैन्योरिंग करी जाती है। तो ये है हमारा प्रिपेयरिंग दी सॉइल का फर्स्ट स्टेज। ठीक है, क्रॉप को प्रोड्यूस करने में फार्मर्स की फर्स्ट स्टेज होती है सॉइल को प्रिपेयर करना। सॉइल कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले प्लोइंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं एंड देन मैन्योरिंग करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है सीड सिलेक्शन, सीड को सेलेक्ट करना। अच्छी क्वालिटी के सीड्स ही तो चाहिए, ऐसे नहीं जो जैसे भी आ रहे हैं सभी ऐसी बो दिए, नहीं, इसे भी सेलेक्ट करने की भी टेक्निक होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है सीड सिलेक्शन। सोइंग करने से पहले, यानी कि बोने से पहले गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। गुड क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है। गुड क्वालिटी के सीड्स कैसे पता पड़ेंगे कि गुड क्वालिटी के हैं, यानी वो साफ होते हैं, हेल्दी सीड्स होते हैं और उनमें कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी डिसीजेज नहीं होते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। फार्मर्स वो टाइप के सीड्स यूज करना प्रेफर करते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं जिनमें हाई यील्ड होती है, फूड ग्रेन्स की हाई यील्ड होती है, अच्छे से ग्रोथ होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे सेकंड स्टेज। फिर थर्ड स्टेज आती है सोइंग की। सीड सेलेक्ट कर ली, सबसे पहले हमने क्या करा, सॉइल को प्रिपेयर किया, फिर सीड सिलेक्शन कर लिया। अब करना है सोइंग, बोना है। सीड्स आर सोन इन द सॉइल आइदर बाय हैंड और बाय सीड ड्रिल। सीड जो बोए जाते हैं सॉइल में वो हैंड के द्वारा या फिर सीड ड्रिल्स के द्वारा बोए जाते हैं। सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड्स। इसलिए दो मेथड्स हो गए सोइंग करने के। कौन कौन से मेथड्स हैं, बाय हैंड एंड विद अ सीड ड्रिल, सीड ड्रिल के थ्रू या फिर हैंड के थ्रू। अब क्या है ये सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, मीन्स मैनुअली हाथ से एक एक बोना, उसे हम और क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। इन दी सोइंग विद हैंड और मैनुअली बोने में क्या होता है, सीड्स आर टेकन इन हैंड, हाथ में लिए जाते हैं सीड्स को, एंड ग्रेजुअली स्कैटर्ड इन द एंटायर प्लॉट फील्ड, और ग्रेजुअली उसे ऐसे फैला दिया जाता है पूरे जो उस खेत में जिसे प्लो कर लिया जाता है स्टार्टिंग में। दिस मेथड इज हाउएवर नॉट वेरी गुड बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर डेप्थ एट विच द सीड्स आर सोन बाय हैंड। ये मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, जब आप ऐसे ही कोई चीज़ फेंक रहे हो, आप खुद सोचो कोई भी चीज़ ऐसे ही फेंक रहे हो तो वो उनमें स्पेस इक्वल नहीं रहेगा, वो इधर उधर बिखरेंगे, है ना। तो इसीलिए उनमें ना तो ज़्यादा अच्छा स्पेस होता है, ना ही ज़्यादा प्रॉपर डेप्थ तक वो सीड्स पहुंच पाते हैं। तो इसलिए ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं है। मोर ओवर द सीड्स स्कैटर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल फॉर सोइंग कैन बी पिक्ड अप एंड ईटन बाय द बर्ड्स। तो और क्या बोल रहा है, और तो और क्या होता है, जब सीड्स को आपने सरफेस पर, सॉइल के सरफेस पर ऐसे ही बखेर दिया है ना, ऐसे ही फैला दिया हाथ से, तो वो सॉइल के सरफेस पर ही है, तो वो बर्ड्स के द्वारा उठा लिए जाते हैं और खा लिए जाते हैं। इसलिए ये मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं है। द इम्प्लीमेंट यूज फॉर सोइंग इज अ सीड ड्रिल। एक इम्प्लीमेंट है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। सीड ड्रिल इज अ लॉन्ग आयरन ट्यूब हैविंग अ फनल एट द टॉप। सीड ड्रिल एक लॉन्ग आयरन की ट्यूब होती है जिसमें उसके टॉप पर एक फनल होती है। ठीक है, ये रही आपको पिक्चर में दिखाई हुई सीड ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, द सीड ड्रिल इज टाइड टू द बैक ऑफ द प्लो एंड सीड्स आर पुट इनटू द फनल ऑफ द सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है, सीड ड्रिल को प्लो के बैक से बांध दिया जाता है और सीड्स को फनल में डाल दिया जाता है। एंड एज द प्लो मेक फरोज इन द सॉइल। अब प्लो क्या करता है, सॉइल में फरोज बनाता है, छोटे छोटे ऐसे गड्ढे से बना देता है, छोटे छोटे। ठीक है, सीड्स फ्रॉम द सीड ड्रिल आर ग्रेजुअली रिलीज्ड, और फिर वो जो फनल होती है उसमें से सीड्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। सोन इनटू द सॉइल, सॉइल फरोज जो बने थे, जो गड्ढे बने थे उनमें वो रिलीज हो जाती है सीड, जो प्लो ने बनाए थे, वो सॉइल फरोज जो बनाए थे उसमें सीड रिलीज हो जाती है। सो बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल फॉर सोइंग, अगर हम सीड ड्रिल यूज करते हैं, सीड्स आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ। तो एक इक्वल गहराई होती है हर बीज की, जो एक एक बीज जो बोया जाता है उसमें अलग एक जो करेक्ट डेप्थ होती है, करेक्ट गहराई होती है, करेक्ट इंटरवल्स होते हैं, यानी कि स्पेसिंग्स भी उनके बीच में इक्वल होती है। मोर ओवर व्हेन द सीड्स आर सोन इन फरोज बाय अ सीड ड्रिल, जब इस तरीके से बोया जाता है, सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल, सॉइल से वो कवर्ड भी हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, दीज सीड्स कैन नॉट बी पिक्ड अप एंड ईटन बाय द बर्ड्स, और इस वजह से ये सीड्स जो हैं
बर्ड्स के द्वारा ना तो उठाए जाते हैं और ना ही खाए जा सकते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट दी सोइंग विथ सीड ड्रिल इज मच बेटर देन सोइंग बाय हैंड। ये ऑब्वियस सी बात है, सीड ड्रिल से बोना और हाथ से बोना, इन दोनों में से मेथड कौन सा अच्छा है? सीड ड्रिल वाला अच्छा है ज़्यादा, है ना। रीजंस भी आप देख रहे हैं किस वजह से। तो ये हमारी थर्ड स्टेज हो गई, हमने सीड बो दी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है इरिगेशन। इरिगेशन में क्या है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। वो प्रोसेस, अब हमने सीड बो दी, अब ये थोड़े काम खत्म हो गया, नहीं, उसमें वाटर भी तो पहुंचाना होगा, तभी तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और उससे प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो वाटर सप्लाई करना क्रॉप प्लांट्स को, जो फील्ड्स में क्रॉप प्लांट्स होते हैं उन्हें वाटर सप्लाई करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। जस्ट एज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब जैसे हम भी तो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं ना बिना पानी के बहुत लंबे टाइम तक, ऐसे ही प्लांट्स ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे ही प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी स्टॉप वाटरिंग प्लांट्स, अब एग्जाम्पल सोचिए, अगर हम पौधों को पानी देना बंद कर दें, ग्रोन इन अवर होम फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, अब हमने जो हमारे घरों में पौधे होते हैं उन्हें पानी देना बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए, प्लांट्स बिकम पेल, पेल हो जाएंगे प्लांट्स, यानी कि पीले पड़ने लग जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे, यानी कि थोड़े बहुत गलने लग जाएंगे और अल्टीमेटली वो लोग जो प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, वाटर जो है प्लांट के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, वाटर के साथ साथ सॉइल से मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब करे जाते हैं क्रॉप प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, प्लांट्स में नियरली 90% वाटर होता है प्लांट्स में, ठीक है। क्रॉप्स आर सप्लाइड वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, क्रॉप्स को अब वाटर कैसे पहुंचाया जाता है? अब एक एक बाल्टी लेके पानी थोड़ी डाला जाएगा, नहीं, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जैसे रिवर्स, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है। इवन रेन इज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, जो बारिश होती है वो भी एक सोर्स ही हो गया, एक जरिया हो गया क्रॉप्स को इरिगेट करने का। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ टेकिंग इट टू द फील्ड। जो वाटर वेल्स, लेक्स और कैनाल्स में अवेलेबल रहता है उसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ले जाया जाता है ताकि वो फील्ड में वो पानी पहुंच सके, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा किसका? इरिगेशन का। इसी के अंदर है मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स कैसे किस किस तरीके से हम इरिगेशन कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं इरिगेशन के, जैसे मोट, जिसे हम पुली सिस्टम बोलते हैं, चैन, पंप, ढेकली एंड राहत, लिवर सिस्टम। तो इन सभी मेथड्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ तक पढ़िए अच्छे से, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 2-3 टाइम्स आप चैप्टर रीड करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखिए अच्छे से, शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे के चैप्टर के साथ। थैंक यू।